इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो आज क्वेश्चन नंबर 63 से पढ़ाया जाएगा। उसके पहले क्वेश्चन 62 के एक्सप्लेनेशन में है कि आनंद मोहन बोस ने जिनका समय 1847 से 1906 ईस्वी ने 1898 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। भूपेन्द्र नाथ बोस वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की। 63 में है कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थान, तो इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन सी है। यानी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने एवं कानपुर की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक। आजादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी 1978 से 84, राजीव गांधी 1985 से 91, सोनिया गांधी 1998 से 2017 सबसे लंबा कार्यकाल। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। यानी कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था उन्हें। 55वें अधिवेशन 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। तो इस प्रकार क्वेश्चन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पढ़ाए गए। इसी में एक्सप्लेनेशन है कि तिलक ने उत्तरदायी सहयोग यानी रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी और 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय इन सब ने प्रभावित किया। इनमें से 1905 में जापान की रूस पर विजय सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जार-शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से सिद्ध किए कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जात के लोग अजेय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवाम मध्य आंदोलन था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग। जनता ने राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांग अनुकूल प्रविघटन पद्धति की थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई।
उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा जैसे है कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे, उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव, मधु, न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। इन्होंने 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीतिक में प्रवेश सर्वप्रथम भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता थी, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था।
बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडवे जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे और इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो इस प्रकार गरमदल और नरमदल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।